अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर से आप लोगों का खुश आमदीद है। लास्ट लेक्चर में सब्जेक्ट ईटी 233 चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 था हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के फ़वाइद क्या हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के नुकसानात क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के सिस्टम पढ़े थे, सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कि ट्रैक्शन के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, एक ऐसा अमल है जिसमें गाड़ियों को धकेलने के लिए, चलाने के लिए, आगे की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। यानी लोकोमोटिव को, गाड़ी को चलाने के लिए अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई का इस्तेमाल किया जाए, गाड़ी को चलाया जाए इलेक्ट्रिकल सप्लाई को इस्तेमाल करके, गाड़ी को धकेला जाए इलेक्ट्रिकल सप्लाई को इस्तेमाल करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। उसके बाद हम लोगों ने इसके सिस्टम पढ़े कुछ, जिनमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी था, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी था। गाड़ियों को हम लोग डीजल से भी पढ़ा किस तरह चलाते हैं, पेट्रोल से भी पढ़ा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से भी पढ़ा। आज जी हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से गाड़ियों को चलाने के लिए कौन कौन सी सप्लाईज इस्तेमाल की जाती हैं, किस किस वोल्टेज पे की जाती हैं, किन किन फ्रीक्वेंसीज पे की जाती हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, इनमें नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर स्टडी करेंगे तो किसको करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के ज़रिए लोकोमोटिव को चलाना, गाड़ी को चलाना, गाड़ी को आगे की तरफ धकेलना इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए हम लोग कौन कौन सी सप्लाईज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग नंबर 1 इस्तेमाल कर रहे हैं डीसी सिस्टम, नंबर 2 सिंगल फेज एसी सिस्टम, नंबर 3 3 फेज एसी सिस्टम, और नंबर 4 कंपोजिट सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं जी हम लोग डीसी सिस्टम की। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एक ऐसा अमल जिसमें गाड़ियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब सप्लाई कितनी टाइप्स की है हमारे पास, 2 टाइप्स की, एसी भी है और डीसी भी है। एक सप्लाई हम लोग एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सप्लाई डीसी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग जी डीसी सिस्टम में। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि हम लोग गाड़ियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं। सप्लाई हासिल करने के 2 तरीके हैं, या तो सेकेंडरी बैटरीज लगा लें या ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सप्लाई उठाकर हम लोग गाड़ी में दे दें। गाड़ी में क्या लगा हुआ है हमारे पास, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक ओवरहेड कंडक्टर है, ये हमारे पास ट्रैक है, ये गाड़ी के व्हील्स हैं, यहाँ से इसके अंदर व्हील्स के ऊपर गाड़ी के अंदर लगी हुई है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये मोटर्स एसी भी हो सकती हैं, ये मोटर डीसी भी हो सकती हैं। नेटवर्क से सप्लाई उठा के मोटर्स को दी जाती है, मोटर चलाती हैं। यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास एक्सल, मोटर चलाती हैं एक्सल चलाते हैं फिर इस व्हील को, लिहाजा गाड़ी आगे या पीछे जिस तरफ हम फोर्स लगाएंगे उस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। तो इन मोटर्स जो यहाँ पर इस एक्सल को चला रही हैं, एक्सल व्हील्स को चला रही हैं, ये मोटर्स हमारे पास एसी भी हो सकती हैं, ये मोटर हमारे पास डीसी भी हो सकती हैं। अगर डीसी मोटर्स हैं तो डीसी सप्लाई इस्तेमाल होगी, एसी मोटर्स हैं तो एसी सप्लाई इस्तेमाल होगी। बाज़ औक़ात हम ओवरहेड कंडक्टर से लेते एसी सप्लाई हैं,
फिर उसे लोकोमोटो के अंदर, गाड़ी के अंदर हम लोग रेक्टिफाइड सर्किट लगाकर एसी को कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में। ये डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जी हमारे पास डीसी सिस्टम। इस सिस्टम में लोकोमोटो में इस्तेमाल होने वाली मोटरें डीसी सीरीज मोटर होती हैं। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डीसी सीरीज मोटर्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। डीसी सीरीज मोटर्स हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। और नंबर 2, हम जानते हैं सीरीज मोटर की खासियत है कि जैसे जैसे स्पीड पकड़ेगी वैसे वैसे इसका करंट कम होता जाएगा। तो इस सिस्टम में लोकोमोटो में इस्तेमाल होने वाली मोटरें डीसी सीरीज मोटर्स होती हैं। लेकिन जहां रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल करनी हो वहां ट्रामवेज और ट्राली बसों में कंपाउंड्स मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रामवेज और ट्राली बस में क्या फ़र्क है, हमने पढ़ा था। ट्रामवेज के अंदर सिर्फ एक ओवरहेड कंडक्टर होता है और ट्रैक को हम लोग न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी ओवरहेड कंडक्टर फेज ऊपर से मिलेगा और ट्रैक हमारे पास न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल होगा। जबकि ट्रॉली बस के अंदर, ट्रॉली बस के जो व्हील्स हैं वो रबड़ के होते हैं। इसमें दोनों कंडक्टर ऊपर होंगे, पॉजिटिव भी ऊपर होगा और न्यूट्रल भी ऊपर होगा। इस्तेमाल में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग है तो कंपाउंड्स मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रामवेज और ट्राली बसों को 600 वोल्ट जबकि रेलवे के लिए 1500-3000 वोल्ट दरकार होते हैं। इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हो सकता है। इसमें हमारे पास सेकेंडरीज बैटरीज को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंडरी बैटरीज लगाएंगे तो उन्हें बार बार चार्ज करना पड़ेगा, इसलिए सेकेंडरी बैटरीज की जगह अगर ओवरहेड कंडक्टर लगाकर आने वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके डीसी मोटर्स को दे दिया जाए तो ये तरीका बेहतर तरीका होगा। दूसरा है जी हमारे पास सिंगल फेज एसी सिस्टम। सिंगल फेज एसी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक फेज यानी सिंगल फेज मोटर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल फेज एसी सिस्टम। इसमें हमारे पास एक ओवरहेड कंडक्टर होगा। ट्रैक को हम लोग न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यानी लोकोमोटर या ट्रेन के अंदर हमारे पास एक कंडक्टर है, नीचे वाला ट्रैक जो है वो इस्तेमाल हो रहा है न्यूट्रल के तौर पर, फेज ऊपर से मिलेगा और गाड़ी की मोटर जो लगी हुई है अंदर उसको न्यूट्रल जो है वो हमारे पास ट्रैक के सूरत में इस्तेमाल होगा। सिंगल फेज एसी सिस्टम में एसी सीरीज मोटर इस्तेमाल की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए 15,000 वोल्ट से 25,000 वोल्ट एसी जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी 25 साइकिल्स पर लोकोमोटो को, यानी लोकोमोटो या गाड़ी के अंदर लगाई गई जो मोटरें हैं उनको फराहम नहीं किया जाता, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से हाई वोल्टेजेस हासिल किए जाते हैं। फिर उन्हें लोकोमोटो में पहुंचने से पहले गाड़ी के अंदर लगा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम उन वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करते हैं और मोटर्स को फिर उसके बाद सप्लाई फराहम की जाती है। इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में ये तरीका सबसे बेहतर है क्योंकि इसमें ट्रैक न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एक कंडक्टर का खर्चा सिर्फ एक कंडक्टर ऊपर बिछाया जाता है। हाई वोल्टेज इस कंडक्टर में मौजूद हैं। इनको लोकोमोटो में पहुंचने के दौरान या उससे पहले हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और गाड़ियों के अंदर लगाई गई मोटर्स को सप्लाई फराहम की जाती है। 25,000 वोल्ट 25 साइकिल पर फ्रीक्वेंसी लोकोमोटो पर फराहम की जाती है। लोकोमोटो के अंदर अपना एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि सप्लाई वोल्टेज को 300 से 400 वोल्ट कर देता है। यानी इनके अंदर हमारे पास हाई वोल्टेज मौजूद है, लेकिन स्टेप डाउन होने के बाद वोल्टेज जो मौजूद होंगे हमारे पास वो होंगे 300 से 400 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी होगी 25 साइकिल्स पर सेकेंड। अगर डीसी सिस्टम है तो अंदर डीसी मोटर्स इस्तेमाल की जा रही हैं। अगर सिंगल फेज एसी सिस्टम है तो अंदर सिंगल फेज सीरीज मोटर इस्तेमाल की जा रही हैं। ओवरहेड कंडक्टर एक है, इसके अंदर पॉजिटिव सप्लाई होगी। ट्रैक को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसकी सूरत में, न्यूट्रल के तौर पर। ट्रैक से न्यूट्रल मिलती है, यहाँ से फेज आता है, वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम लोग लगाते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं 300 वोल्ट से 400 वोल्ट और गाड़ियों के अंदर लगाई गई मोटर्स को सप्लाई फराहम की जाती है। डीसी सिस्टम में डीसी मोटर्स लगी हुई हैं। ट्रैक से पॉजिटिव सप्लाई आई, हमने इसको क्या किया, आने वाली सप्लाई को एक रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर सर्किट लगा के वोल्टेजेस को जो एसी सप्लाई थे डीसी बनाया और डीसी सीरीज मोटर को दे दिया। सिंगल फेज एसी सप्लाई में एक ट्रांसफार्मर लगाया स्टेप डाउन जो इन हाई वोल्टेजेस को 3000 से 2500 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 300 से 400 वोल्ट में। फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास 25 साइकिल्स पर सेकेंड। याद रहे कि ये सिस्टम सिंगल फेज एसी सिस्टम जो है ये हमारे पास द बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कंडक्टर इस्तेमाल होता है और
जो हमारे पास अखराजात हैं वो बहुत कम होंगे। लेकिन इसका एक नुकसान कि इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा आलात लगाने पड़ते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें हम ब्रेकिंग पीरियड के दौरान 80% एनर्जी को सेव करके वापस सिस्टम की तरफ भेज देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सिंगल फेज एसी सिस्टम में अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल करनी होगी तो हम लोग एक्स्ट्रा आलात का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है जी हमारे पास 3 फेज एसी सिस्टम। इस सिस्टम में लोकोमोटिव में 3 फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल की जाती हैं जो 3000 वोल्ट से 3600 वोल्ट पर काम करती हैं। यानी यहां पर हम लोग सिंगल फेज मोटर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 3 फेज एसी सिस्टम में हम लोग 3 फेज मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। मोटर कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर ही क्यों इस्तेमाल की गई? क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर की रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा आलात की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 फेज इंडक्शन मोटर की सूरत में रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत आसान है। सिंगल फेज की सूरत में 1 फेज इस्तेमाल हो रहा है, 3 फेज की सूरत में 3 फेज इस्तेमाल हो रहे हैं। और मोटर जो नीचे लगी हुई है हमारे पास लोकोमोटिव के अंदर, इसमें मोटर कौन सी लगी है? 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई दी जा रही है ओवरहेड नेटवर्क से, जिनमें वोल्टेज मौजूद है हमारे पास 3000 से 400 वोल्ट, 3000 से 3600 वोल्ट। ये 3000 से 3600 वोल्ट इस नेटवर्क के जरिए डायरेक्ट किसको मिल रहे हैं? हमारे पास इस मोटर को। मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर इंडक्शन के असूल पे काम करते हुए आउटपुट हमें मैकेनिकल देगी। मैकेनिकल आउटपुट किसको मिलेगा? आगे एक्सल को मिलेगा। एक्सल किसको सप्लाई देंगे? आगे व्हील्स को देंगे। व्हील्स चलेंगे और गाड़ी हमारे पास आगे की तरफ फॉरवर्ड कंडीशन में या रिवर्स कंडीशन में, जिधर भी उसका स्विच लगा हुआ है उस तरफ फॉरवर्ड होना या रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद चौथा सिस्टम है जी हमारे पास कंपोजिट सिस्टम। डीसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम, 3 फेज एसी सिस्टम, इन तमाम के फ़वायद को इकट्ठा करके हम लोगों ने बना दिया है कंपोजिट सिस्टम। एसी सिंगल फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम और डीसी सिस्टम के फ़वायद को इकट्ठा करने की कोशिश के नतीजे में कंपोजिट सिस्टम वजूद में आया। चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कि सिंगल फेज एसी सिस्टम सबसे बेहतर सिस्टम होता है, लिहाजा कंपोजिट सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन एसी सिंगल फेज में की जाती है। और उसके बाद अगर 3 फेज मोटर लगी हैं तो सिंगल फेज को फेज कन्वर्टर से 3 फेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास डीसी मोटर लगी हुई हैं तो सिंगल फेज को हम लोग डीसी सप्लाई में तब्दील करते हैं, उसके बाद डीसी मोटर्स को सप्लाई फराहम की जाती है। यानी कंपोजिट सिस्टम जो है ये हमारे पास एसी प्लस डीसी प्लस 3 फेज एसी, इन तमाम के फ़वायद को इकट्ठा करके जो सिस्टम बना है वो हमारे पास कौन सा है? कंपोजिट सिस्टम। अब कंपोजिट सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कौन सा है? एसी का है। नीचे अगर मोटर्स हमारे पास 3 फेज एसी लगी हुई हैं तो हम इस सप्लाई को सिंगल फेज को फेज कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लेंगे 3 फेज में। अगर सप्लाई हमारे पास नीचे मोटर्स लगी हुई हैं डीसी, तो हम इस आने वाली एसी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? डीसी के अंदर। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जो कि टोटल कितने हैं? 4। नंबर 1 डीसी सिस्टम, नंबर 2 सिंगल फेज एसी, नंबर 3 3 फेज एसी और नंबर 4 कंपोजिट सिस्टम। इन तमाम की डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास स्पीड टाइम कर्व जी। तो इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है स्पीड टाइम कर्व। स्पीड टाइम कर्व क्या है? किसी भी गाड़ी की स्पीड और टाइम के दरमियान खींचे जाने वाली कर्व को स्पीड टाइम कर्व कहा जाता है। स्पीड टाइम कर्व के लिए टाइम को एक्स एक्सिस और स्पीड को वाई एक्सिस पर शो किया जाता है। जो टाइम है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पर और जो स्पीड है वो वाई एक्सिस पर जाहिर की जाती है। स्पीड और टाइम के दरमियान यानी पूरी ट्रेन की, पूरी लोकोमोटिव की, गाड़ी की स्पीड और टाइम के लिहाज से कि किस टाइम में किस स्पीड पर चल रही थी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें जो प्रोवाइड की जाती है, जिस कर्व के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड टाइम कर्व।
स्पीड टाइम कर्व बेसिकली 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन पीरियड, दूसरा है हमारे पास फ्री रनिंग पीरियड, तीसरा है कोस्टिंग पीरियड और चौथा है ब्रेकिंग पीरियड। टोटल 4 पीरियड्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन पीरियड, दूसरा है हमारे पास फ्री रनिंग पीरियड, तीसरा है हमारे पास कोस्टिंग पीरियड और चौथा है ब्रेकिंग पीरियड। टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पर है और स्पीड हमारे पास वाई एक्सिस पर है। स्पीड और टाइम के दरमियान में जो मुकम्मल गाड़ी की इंफॉर्मेशन फराहम करती है उस कर्व को हम लोग कहते हैं स्पीड टाइम कर्व। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इब्तदाई इसराई पीरियड, यानी कि रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन पीरियड। स्पीड किलोमीटर में है, टाइम इन सेकंड्स है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी हम लोग अपना पहला हिस्सा, इब्तदाई इसराई पीरियड। ये बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला इसरा है नोचिंग की वजह से और दूसरा है स्पीड कर्व ऑपरेशन की वजह से इसरा। इसरा क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी एक चीज़ की वेलोसिटी में। गाड़ी की बात करते हैं तो इसके इसरा की बात करते हैं। पहले इसका व्हील साकिन है, बाद में किस हालत में आया है, गर्दिश की हालत में आया है, तो इसरा में तब्दीली हुई है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी में तब्दील होना क्या कहलाता है, इसरा या एक्सेलरेशन। नोचिंग की वजह से इसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू नोचिंग अप। ये हमारे पास 0 से लेकर T1 का हिस्सा है। इस दौरान मोटर को दिए जाने वाला करंट मुस्तकिल होता है। ये हमारे पास है 0 से लेकर T1 तक का हिस्सा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें मोटर अपनी स्टार्ट पकड़ना शुरू होती है, यानी गाड़ी अपने 0 पॉइंट से कुछ टाइम के अंदर कुछ स्पीड को पकड़ना शुरू होती है। इस पीरियड में 0 से लेकर T1 के दरमियान में गाड़ी को दिए जाने वाला, यानी मोटर को दिए जाने वाला जो करंट है वो मुस्तकिल होता है और वोल्टेज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं। यानी कि यहाँ पर 0 से लेकर T1 करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन वोल्टेज को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज किया जाएगा। लिहाजा जब करंट कांस्टेंट है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी और मोटर को खींचने वाली कुव्वत जो है वो भी मुस्तकिल होगी। इसी का जो दूसरा हमारे पास इब्तदाई या रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन पीरियड है, फर्स्ट है हमारे पास ड्यू टू नोचिंग, ड्यू टू नोचिंग अप, और दूसरा है हमारे पास ड्यू टू कर्व ऑपरेशन। पहले में क्या किया हम लोगों ने, मोटर के करंट को कांस्टेंट रखा। ये 0 से लेकर T1 का टाइम पीरियड है। इसमें करंट कांस्टेंट होता है और मोटर के वोल्टेज को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता है। क्योंकि करंट कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, लिहाजा यहाँ पर इसरा भी मुस्तकिल होगा और खींचने वाली कुव्वत भी मुस्तकिल होगी। दूसरा जी हमारे पास कर्व ऑपरेशन की वजह से इसरा, ये T1 से T2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड है और इसमें देखिए गाड़ी की स्पीड हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो रही है। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ये 25 किलोमीटर पर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। यहाँ से स्पीड बढ़ना शुरू हुई और कहाँ तक जा रही है, नियर अबाउट तकरीबन कोई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा रही है। तो ड्यू टू कर्व ऑपरेशन की वजह से ये T1 से लेकर T2 तक का टाइम पीरियड है। इसमें मोटर के करंट को बढ़ते बढ़ते, मोटर का करंट जो है वो वोल्टेज बढ़ते बढ़ते हमारे पास अपनी पीक वैल्यू पर चले जाते हैं, क्योंकि मोटर स्पीड पकड़ चुकी है और इसका करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ये डीसी मोटर की खसूसियत है सीरीज मोटर की कि जैसे जैसे वो स्पीड पकड़ेगी उसका करंट वैसे वैसे कम हो जाएगा। ये T1 से T2 तक का वक्फा है। इस दौरान मोटर को मिलने वाले वोल्टेज कांस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से करंट में कमी हो जाती है। 0 से लेकर T1 तक करंट कांस्टेंट था, वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे थे, लिहाजा मोटर अपनी स्पीड पकड़ना शुरू हुई। जैसे ही वो T1 पर पहुंची, T1 से लेकर T2 तक के टाइम पीरियड के दौरान में मोटर के वोल्टेज बढ़ते बढ़ते अपनी पीक वैल्यू पर चले गए और उसकी स्पीड भी मैक्सिमम हो गई। जो ही स्पीड इसकी बढ़ना शुरू हुई, वोल्टेज कांस्टेंट हो गए और करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, क्योंकि ये डीसी सीरीज मोटर की खसूसियत है कि जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसका करंट कम हो जाता है। अब जरा T2 पर जाकर देखते हैं, जरा इस कंडीशन को देखें। T2 पर, टाइम 2 पर
मोटर या गाड़ी जो है वो अपनी मैक्स आ चुकी है, लिहाजा फ्री रनिंग पीरियड में गाड़ी अपनी T2 से लेकर T3 तक का टाइम पीरियड, 0 से लेकर T1 एक्सेलरेशन है नोचिंग अप की वजह से, T1 से लेकर T2 तक नोचिंग है ड्यू टू कर्व ऑपरेशन की वजह से, T2 से लेकर T3 तक देखिए गाड़ी अपनी एक मैक्सिमम स्पीड के साथ चल रही है, इसमें किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशंस, कोई वेरिएशंस, कोई अप डाउन नहीं है। T2 से लेकर T3 तक फ्री रनिंग पीरियड, ये वो पीरियड होता है जिसमें गाड़ी अपनी मुस्तकिल रफ्तार के साथ चलती रहती है। T2 पर पहुंचने के बाद ट्रेन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हासिल कर लेती है। इस पीरियड में T2 के से लेकर T3 के दौरान ट्रेन की ये स्पीड मुस्तकिल होती है और ये मुस्तकिल पावर लेती है। T2 से T3 गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई अप डाउन नहीं, लिहाजा पावर भी इसकी मुस्तकिल है। तीसरा पीरियड है हमारे पास कोस्टिंग पीरियड, ये है T3 से लेकर T4 तक का टाइम, ये T5 तक का नहीं है, ये यहाँ तक है, ये है T3 से लेकर T4 तक का टाइम। इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, कोस्टिंग पीरियड। कोस्टिंग पीरियड फ्री रनिंग पीरियड के आखिर में यानी T3 पर मोटर की सप्लाई बंद कर दी जाती है और ट्रेन जो है वो अपनी हर की तवानाई की वजह से चलती रहती है। कोस्टिंग पीरियड में क्या किया, हम ट्रेन को, गाड़ी को रोकना चाहते हैं। अब सप्लाई ऑन की हालत में तो गाड़ी को रोक नहीं सकते, क्योंकि जब तक सप्लाई ऑन है मोटर के अंदर एक फॉरवर्ड टार्क पैदा हो रहा है जो गाड़ी को आगे की तरफ मूव करवा रहा है। कोस्टिंग पीरियड में हम लोगों ने क्या किया कि गाड़ी की सप्लाई को बंद कर दिया। जब हम लोगों ने गाड़ी की सप्लाई को बंद किया तो मोटर तो अभी चल रही है, गाड़ी अपनी हर की तवानाई की वजह से आगे चलती रहेगी। फ्री रनिंग पीरियड में वोल्टेज मुस्तकिल, करंट मुस्तकिल, पावर मुस्तकिल और गाड़ी अपनी मैक्सिमम या मुस्तकिल या ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार के साथ चलती रहेगी। कोस्टिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें हम लोग गाड़ी की सप्लाई को बंद कर देते हैं और गाड़ी अपनी हर की तवानाई की वजह से चलती रहती है। ये T3 से T4 का टाइम था। T4 से T5 ब्रेकिंग पीरियड, ये वो पीरियड है जिसमें गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पीरियड। तो ये हमारे पास थी स्पीड टाइम कर्व, टोटल 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन या इब्तदाई इसरा, ये 2 वजह से होता है, नोचिंग की वजह से और कर्व ऑपरेशन की वजह से। दूसरा पीरियड फ्री रनिंग पीरियड, इसमें हमारे पास गाड़ी मुस्तकिल रफ्तार से चलती है, पावर भी मुस्तकिल होगी। कोस्टिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड जिसमें गाड़ी की हर की मोटर की जो सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाता है और मोटर अपनी हर की तवानाई की वजह से या गाड़ी अपनी हर की तवानाई की वजह से चलती रहती है। ब्रेकिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर गाड़ी को ब्रेक लगाकर, चाहे वो ब्रेक मैकेनिकल इस्तेमाल की जा रही है, चाहे वो ब्रेक इलेक्ट्रिकल इस्तेमाल की जा रही है, ब्रेक इस्तेमाल करके गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए तो ऐसा पीरियड कहलाता है ब्रेकिंग पीरियड। यहाँ तक हमारी स्पीड टाइम कर्व कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है मोटर की स्पीड कंट्रोल हो गया या इसकी कुछ कंट्रोलर्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।